हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा चैम्बर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 7। तो पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 6 तक के सेक्शंस डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उनको चेक कर सकते हैं। आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि है सेक्शन 7, जो बात करता है पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र की। इसका मतलब ये है कि ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो कि क्या है, कॉम्पिटेंट है ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सेक्शन 7 को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेक्शन 7 के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लिंक करके पढ़ेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 7 है क्या। एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि एवरी पर्सन, जितने भी लोग हैं वो सब क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या है, और अथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन is competent to transfer such property either wholly or in part and either absolutely or conditionally in the circumstances to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force। सेक्शन 7 जनरली यही कहता है कि कोई भी पर्सन क्या है, ट्रांसफ़र करने के लिए योग्य है, उसको क्या करनी पड़ेगी, दो कंडीशंस सेटिस्फाइड करनी पड़ती हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्टैक्ट करने के लिए। अब कॉम्पिटेंट कौन हो सकता है, ये हम सेक्शन 11 कॉन्टैक्ट एक्ट से देखेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे आगे जाकर, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि दो कंडीशंस है कौन कौन सी। पहली तो ये होगी कि कॉम्पिटेंट होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सेकंड कंडीशन ये है कि उसके पास टाइटल होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। अगर उसके पास टाइटल नहीं है ना, तो उसको किसी ने ऑथराइज्ड किया हो एज एन एजेंट कि आप क्या कर दो, मेरी प्रॉपर्टी को आगे सेल कर दो, या फिर प्रॉपर्टी के मतलब ऊपर उसको राइट्स दे रखे हो। ठीक है, डिस्पोज ऑफ करने के लिए, प्रॉपर्टी को सोल्ड करने के लिए। ठीक है, चाहे वो एजेंट की खुद की प्रॉपर्टी ना हो, वो भी कर सकता है उसको ट्रांसफ़र, लेकिन क्या है, उसको ऑथराइज्ड किया होना चाहिए उस पर्सन के थ्रू जिसके पास क्या है, परफेक्ट टाइटल है उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ये तो था हमारा सेक्शन 7 जो हमने बेयर एक्ट से कवर किया। लेकिन हमें यहाँ पता लगता है कि दो कंडीशंस भी दे रखी हैं, कि जैसे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और टाइटल वाली। अब इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हेल्प से। तो सेक्शन जो 11 है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। ठीक है, सेक्शन 11 के अंदर बता रखा है कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है। तो इसके अंदर बता रखा है कि एक कोई भी बंदा कब कॉम्पिटेंट होगा, अगर उसने मेजॉरिटी अटेन कर ली है, यानी कि वो माइनर नहीं है। तो अगर वो पर्सन माइनर नहीं है तो वो क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, उसको साउंड माइंड होना चाहिए। अब साउंड माइंड क्या होता है, यानी कि वो अपने सेंसेस के अंदर होना चाहिए जिस टाइम वो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है किसी प्रॉपर्टी का। ठीक है, और थर्ड बात ये हो रही है कि वो क्या है, जो पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए लॉ के थ्रू। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस थी। अब इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो हमारी कंडीशन है वो है एज ऑफ मेजॉरिटी की। एज ऑफ मेजॉरिटी होती क्या है, एज ऑफ मेजॉरिटी, ट्रांसफरर मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि जो ट्रांसफरर है, कौन, जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा होता है वो होता है ट्रांसफरर, और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के थ्रू ले रहा होता है वो होता है ट्रांसफरी। ठीक है, अभी इन्होंने कहा कि ट्रांसफरर मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि जो ट्रांसफ़र है वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो उसने अपनी जो मेजॉरिटी की एज होती है वो अटेन कर ली है, तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है। अब एज ऑफ मेजॉरिटी क्या होगी, अंडर द सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, यानी कि सेक्शन 3 बताता है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट का 1875, अ पर्सन अटेन्स मेजॉरिटी एट द एज ऑफ 18, कि 18 साल के अंदर, 18 साल की अगर एज किसी ने पूरी कर ली है तो उसको हम बोल देंगे कि इसने क्या कर लिया, ये मेजॉरिटी के अंदर आता है पर्सन। ठीक है, ये मैच्योर है, ये माइनर नहीं है। इफ़ अ गार्जियन इज़ अपॉइंटेड अंडर द गार्जियन वार्ड्स एक्ट 1890, अब ये जो हमने 18 ईयर्स वाला पढ़ा था वो तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग था। अब गार्जियनशिप जो वार्ड्स एक्ट 1890 है वो बताता है कि अगर किसी माइनर को हम बोलेंगे कि कब उसने मेजॉरिटी की एज अटेन कर ली है, तो वो होगी 21 ईयर्स। ठीक है, गार्जियनशिप वार्ड्स एक्ट 1890 के अकॉर्डिंग 21 वर्ष और मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स। ठीक है,
तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी हम एज ऑफ मेजॉरिटी के रिगार्डिंग कुछ केस लॉज डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट केस है राजा बलवंत सिंह वर्सेस राव महाराजा सिंह। अब इस केस के अंदर क्या हेल्ड हुआ था, इफ़ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज़ माइनर देन कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइड। अब जो ट्रांसफरर है यानी कि जो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है वो होगा ट्रांसफरर। अगर वो ही क्या है, माइनर है, यानी कि उसने जो एज दे रखी है मेजॉरिटी की वो अटेन ही नहीं की, उससे पहले वो ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को, तो वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वो वैलिड नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड केस है वो है मल्लिकार्जुन वर्सेस मरियप्पा AIR 2008 का केस था। इस केस के अंदर क्या हेल्ड हुआ, अ पर्सन परचेज सर्टेन प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ हिज माइनर सन। यानी कि कोई पर्सन था, उसने अपने माइनर जो सन था, यानी कि अभी उस सन ने क्या नहीं की थी, मेजॉरिटी की एज अटेन नहीं की थी, उस सन के लिए वो पर्सन क्या करता है, वो फादर प्रॉपर्टी खरीद लेता है, ठीक है, उसके नाम पर, और एंड सब्सिक्वेंटली रीसोल्ड इट वाइल द सन वॉज स्टिल माइनर। और बाद में क्या चलता होता है, जब अभी उसका बच्चा क्या था, अभी माइनर ही था, वो फादर क्या बोलता है, उसको अच्छे प्राइजेस मिल रहे होंगे उस प्रॉपर्टी के, है ना, तो वो क्या कर देता है, अभी उसका सन माइनर ही है, उसकी बिहार पर वो प्रॉपर्टी क्या कर देता है, आगे सोल्ड कर देता है। ठीक है, तो कोर्ट परमिशन वॉज नेसेसरी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956। अब प्रोविजंस दे रखे हैं जहाँ जहाँ पर क्या होता है कि अगर आप माइनर की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस फादर ने अपने कोर्ट की परमिशन ली ही नहीं थी, पहले ही कोर्ट की परमिशन के बिना ही क्या कर दी, प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी। तो इस केस के अंदर क्या हो गया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया था ना, वो वॉइड हो गया था, क्योंकि द प्रोविजंस बीइंग मैंडेटरी द सेल वाज हेल्ड टू बी वॉइड। वो मैंडेटरी है कि अगर आप माइनर की कंसेंट के बिना, ठीक है, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो, उसी की प्रॉपर्टी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि आपने नहीं ली थी, तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब हमारी जो सेकंड कॉम्पिटेंसी थी वो थी साउंड माइंड। तो चलिए देखते हैं साउंड माइंड क्या होता है। Under Section 12 of Indian Contract Act, a person is of sound mind of the purpose of making contract if he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect, his interest। अब सेक्शन 12 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोलता है कि हम किसी पर्सन को साउंड माइंड तब कहेंगे जब क्या है कि वो जिस पर्पस के लिए कॉन्टैक्ट कर रहा है ना, उसको समझने के लिए, उसका पर्पस समझने के लिए वो पर्सन क्या है, कैपेबल है, योग्य है, उसको समझ आ रहा है कि मैं किस पर्पस के लिए ये कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, मतलब वो एक रैशनल जजमेंट दे सकता है, यानी कि उसको पता है ये सारी चीज़ें कि वो किसके इंटरेस्ट के अंदर हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, क्या इसके इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है, क्या पर्पज़ है इसका जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर ऐसा सब उसको कुछ पता चलता है तो वो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, साउंड माइंड है, कि उसने अपने सेंसेस के अंदर रहते हुए, सब कुछ जानते हुए उस कॉन्टैक्ट को किया है। ठीक है, वो हो जाएगा साउंड माइंड। और जिसको समझ ही नहीं है, ना पर्पस की समझ है, ना कोई अपनी रैशनल जजमेंट दे पा रहा है, उसको कुछ अंडरस्टैंड ही नहीं है, कर पा रहा वो कि किस पर्पस के लिए क्यों हो रहा है, ये ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, अनसाउंड माइंड उसको बोल देंगे। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अनसाउंड माइंड इज़ वर्ड। जो अनसाउंड माइंड पर्सन का अगर कोई बंदा कॉन्टैक्ट कर रहा है ट्रांसफ़र के लिए, तो वो कैसा हो जाएगा, वो वर्ड हो जाएगा, उसकी वो वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, वो वर्ड है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो शून्य है। ठीक है, अ पर्सन हु इज़ यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड। अब क्या हो सकता है, अब कोई पर्सन हो सकता है कि वो आधा टाइम वो साउंड माइंड है, आधा टाइम वो अनसाउंड माइंड है ना, हो सकता है ना कि जब जब वो मेडिसिन लेता है उसका दिमाग एज अ अनसाउंड माइंड पर्सन के जैसे काम करता है, और जब वो मेडिसिन छोड़ देता है या ठीक हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो वो साउंड माइंड पर्सन की जैसे एक्ट करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, जब अगर उसने कोई ट्रांसफ़र के लिए कोई कॉन्टैक्ट कर दिया, अगर उसने वो ट्रांसफ़र तब किया है जब वो अपनी साउंड माइंड कंडीशन के अंदर था, यानी कि उसको पर्पस वगैरह क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट इस ट्रांसफ़र का क्या नहीं होगा, ये सब पता था, तब क्या हो जाएगा, उसका ये ट्रांसफ़र वैलिड हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या हो, वो होगा वॉइड। ठीक है,
तो ये था साउंड माइंड का कंसेप्ट। अब हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड कंडीशन के ऊपर, जो कि थी डिस्क्वालीफाइड पर्सन, यानी कि कोई भी पर्सन लॉ के थ्रू डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए कोई कॉन्टैक्ट करने के लिए। अब डिस्क्वालीफाइड पर्सनस को देख लेते हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग बाय एनी लॉ। अब क्या कर दिया, किसी लॉ ने किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आप ये कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, इस पर्सन के थ्रू कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे, कुछ ट्रांसफ़र्स वगैरह नहीं होंगे, ठीक है, तो वो इनकैपेबल हो गया अब ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो उसके थ्रू अगर कोई ट्रांसफ़र किया जाता है, अब जिस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया अगर वो ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसका ट्रांसफ़र कैसा होएगा, वॉइड होएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। इफ़ अ पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ वार्ड्स। अब क्या हो गया कि कोई ऐसा पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी किसके अंडर है, मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंडर है, और फिर भी वो ट्रांसफ़र कर रहा है उस प्रॉपर्टी का, जो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंडर है, फिर भी वो उसका ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगा, ठीक है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे पर्सन भी क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, ठीक है। दूसरा, कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है, उसको भी हम डिस्क्वालीफाइड पर्सन ही मानते हैं कि वो कांटेक्ट नहीं कर सकता। अब जाहिर सी बात है, जो पहले से इंसॉल्वेंट है वो क्या ही कांटेक्ट ट्रांसफ़र वगैरह करेगा, ठीक है। अब जो एलियन एनिमी है, एलियन एनिमीज तो पता ही होगा क्या होते हैं, ठीक है, वो भी डिस्क्वालीफाइड होते हैं कोई कांटेक्ट करने के लिए। हम उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। तो ये थी हमारी 3 कंडीशंस, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि मैच्योर होना चाहिए पर्सन कोई ट्रांसफ़र करने के लिए। सेकंड हमने पढ़ा था कि साउंड माइंड होना चाहिए, तभी उसके ट्रांसफ़र वैलिड होंगे। और थर्ड हमने पढ़ा था कि अगर पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है तो वो क्या हो जाएगा, वो भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसके ट्रांसफ़र्स भी क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। उसके अलावा बाकी सारे क्या हो जाएंगे, बाकी सब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक बात हमने और पढ़ी थी, जो कि था पर्सन ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन, यानी कि कोई ऐसा पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है जो कि उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, लेकिन उसको उस पर्सन ने ऑथराइज्ड किया है उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए, उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को सोल्ड करने के लिए किसी ऐसे पर्सन ने उसको ऑथराइज किया है जिसका क्या है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर परफेक्ट टाइटल है, यानी कि लॉफुल ऑनर था कोई पर्सन, उसने आगे एक एजेंट अपॉइंट कर दिया भी तू मेरी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सोल्ड करेगा, ठीक है। ऐसे पर्सन अगर कर रहे हैं ट्रांसफ़र तो वो वैलिड होंगे। यही बात कर रही है की है हमारे सेक्शन 7 के अंदर। तो चलिए पढ़ते हैं। इफ़ नो टाइटल टू द प्रॉपर्टी ही मस्ट हैव अथॉरिटी टू ट्रांसफ़र। इफ़, अब क्या बोल दिया, अगर किसी पर्सन का कोई टाइटल नहीं है तो वो भी क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। कैसे, क्योंकि उसको एक लॉफुल, जिसका टाइटल था, लॉफुल ओनर था कोई प्रॉपर्टी का, उसने आगे उसको अपॉइंट करा है ना, उसने आगे ऑथोराइज करा है उसको कि जा तू जाकर मेरी प्रॉपर्टी बेच कर आ, ठीक है, सोल्ड करके आ। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफ़र वैलिड होगा, ठीक है, भले ही उस एजेंट का खुद का कोई टाइटल नहीं है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। यही एग्जाम्पल दे रखा है कि एजेंट के जो एक्ट्स होते हैं, जो एजेंट को पावर दी जाती है कि आप जाइए जाकर हमारी प्रॉपर्टी को सोल्ड कीजिए, या हमारी प्रॉपर्टी हमें प्रॉपर्टी चाहिए आप ख़रीद कर लाइए, ऐसे जो राइट्स दिए जाते हैं एजेंट को, वो सारे ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। वो कैसे ट्रांसफ़र होंगे, वो वैलिड ट्रांसफ़र होंगे एज़ पर दी सेक्शन 7 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब इसके रिगार्डिंग एक केस है जो कि है चिट्टू सिंह वर्सेस चेतन सिंह का केस। इसके अंदर AR 1923 का, जिसके अंदर क्या हुआ था, अ पर्सन हु हैज़ नो राइट एट ऑल टू हैव पोजेशन कैन नॉट मेक एनी वैलिड ट्रांसफ़र, यानी कि ऐसा पर्सन जिसका कोई राइट ही नहीं है पोजेशन के ऊपर, वो पर्सन क्या है, ट्रांसफ़र मतलब कर ही नहीं सकता, उसके ट्रांसफर वैलिड होंगे नहीं। ऑल्सो द पावर ऑफ सच पर्सन कैन नॉट एक्सीड द पावर ऑफ द पर्सन हु हैज़ सो अपॉइंटेड हिम, और जिस पर्सन ने उसको अपॉइंट किया है ना, उसका जो एजेंट है, उसकी पावर उस पर्सन से जिसने उसको अपॉइंट किया उससे एक्सीड भी नहीं करती होनी चाहिए। मतलब उन्हीं पावर्स के अंदर, उन्हीं राइट्स के अंदर, उन्हीं कंडीशंस के अंदर रहते रहते उस एजेंट के क्या होने चाहिए, एक्ट्स होने चाहिए ट्रांसफ़र को लेकर, तभी वो ट्रांसफ़र वैलिड होगा। अगर वो अपनी पावर, एजेंट अपनी पावर एक्सीड कर देता है तो उस ट्रांसफ़र को हम वैलिड नहीं मानेंगे, ठीक है। ये था इस केस के अंदर हेड हुआ। अब बढ़ते हैं
सेक्शन 7 के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 8 जो बात करता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र की। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी क्या नहीं होंगी, इस चीज़ के बारे में बताता है सेक्शन 8। तो चलिए बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं सेक्शन 8। अनलेस डिफरेंट इंटेंशन इज़ एक्सप्रेस्ड और नेसेसरली इम्प्लाइड, यानी कि ये सेक्शन 8 कब फॉलो होगा, जब कोई स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं दी गई हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ए या बी के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उन्होंने कुछ कंडीशन डिसाइड कर ली हैं, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है उन्हीं कंडीशंस के ऊपर चलेगा। लेकिन अगर कंडीशंस डिसाइडेड नहीं है तो ये जो चीज़ें जो सेक्शन 8 बात कर रहा है वो सारी की सारी फुलफ़िल होंगी। अब पढ़ते हैं सेक्शन 8 आगे। अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पासिस फॉरवर्ड टू द ट्रांसफरी ऑल द इंटरेस्ट विच द transferor is then capable of passing in the property and in the legal incidents thereof, यानी कि जितने भी प्रॉपर्टी के साथ क्या हो रखे हैं लीगल इंसिडेंट्स जुड़े हुए हैं वो सब के सब क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। तो सेक्शन 8 के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के साथ क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से इंसिडेंट्स ट्रांसफ़र के वक्त ट्रांसफ़र में इंक्लूड होंगे, यही बात करता है सेक्शन 8। अब तो चलिए पढ़ते हैं। सच इंसिडेंट्स इंक्लूड वेयर द प्रॉपर्टी इज़ लैंड। अगर प्रॉपर्टी लैंड मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लैंड के रिगार्डिंग, तो उसके अंदर जितने भी ईजमेंट्री राइट्स उसके साथ अटैच है वो सब के सब क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगी। रेंट ट्रांसफ़र होगा, रेंट से अगर किसी ने प्रॉपर्टी रेंट पे के ऊपर दे रखी है तो रेंट से होने वाले सारे प्रॉफिट्स वगैरह अगर आगे आप कर रहे हो ट्रांसफ़र, तो वो भी क्या होंगे, उस लैंड के साथ साथ ट्रांसफ़र होंगी। देयर ऑफ एक्वायरिंग आफ्टर द ट्रांसफ़र एंड ऑल थिंग्स अटैच टू द अर्थ, यानी कि जितनी भी चीज़ें उस वक्त उस लैंड के साथ जुड़ी हुई थी, जिस वक्त आपने उस लैंड का ट्रांसफ़र करने के लिए कॉन्टैक्ट किया था, वो सब की सब क्या हो जाएंगी, ट्रांसफ़र के साथ ही आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र के लिए कॉन्टैक्ट हुआ है ए और बी के अंदर, जिसके अंदर खिड़कियाँ दरवाजे ये सब लगा हुआ था। ठीक है, अब उनका कॉन्टैक्ट था कि विद फर्नीचर, मतलब फर्नीचर के साथ ही क्या मिलेगी आपको, वो प्रॉपर्टी और ट्रांसफ़र कर दी जाएगी ए के थ्रू बी को। अब क्या करता है, जब ट्रांसफ़र के लिए बी मतलब जो भी पेमेंट्स वगैरह थी वो सारी पे कर देता है ए को। उसके बाद ए क्या करता है, सारी खिड़कियां दरवाजे सारा फर्नीचर घर से निकाल देता है और खाली कर किसको दे देता है, बी को दे देता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। सेक्शन 8 बताता है कि अगर आपने मतलब उसके अंदर लिख रखा था, कंडीशंस लगाई हुई थी, तो फिर आपको वो सब चीज़ें देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये खिड़कियाँ दरवाजे ये सारे क्या है, उस प्रॉपर्टी के लीगल इंसिडेंट्स हैं। ठीक है, सेकंड ये बात करता है कि वेयर द प्रॉपर्टी इज़ अ मशीनरी अटैच टू द अर्थ। अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके साथ कुछ मशीनें जुड़ी हुई हैं, ठीक है, अर्थ के साथ, जैसे कि हैंडपम्प वगैरह हो गया या कोई और मशीनें जुड़ी हुई हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगी उस वक्त, उस ट्रांसफ़र के साथ साथ उनको भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज़ अ हाउस, अगर वो प्रॉपर्टी जो आप ट्रांसफ़र करें वो कैसी है, हाउस है। द ईजमेंट, वही बात कि ईजमेंट जो है उसके ऊपर जितने भी ईजमेंट राइट्स वगैरह हैं वो सब ट्रांसफ़र होंगे। रेंट देयर ऑफ एक्वायरिंग आफ्टर द ट्रांसफ़र, लॉक, कीज़, बार, डोर, विंडो, ऑल द अदर थिंग्स प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट यूज़, जितनी भी उसके ऊपर परमानेंट यूज़ के लिए वो चीज़ें थी वो सारी की सारी उसके लीगल इंसिडेंट्स हैं और ट्रांसफ़र के साथ उनको भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, ये थी। और आगे बात कर रहा है सेक्शन 8 की, एंड वेयर अ प्रॉपर्टी इज़ अ डेट, प्रॉपर्टी आप क्या है कोई डेट ट्रांसफ़र कर रहे हो और अदर एक्शनेबल क्लेम, या फिर आप डेट या फिर अदर एक्शनेबल क्लेम आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसकी जो सिक्योरिटीज़ है ना वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी ट्रांसफ़र होंगी। जैसे कि लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आती है कि अगर वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर आपने डेट के लिए दो जगह सिक्योरिटी दे रखी है, सेम चीज़ की सिक्योरिटी आपने डेट के लिए दे रखी है, तो फिर वो नहीं ट्रांसफ़र होगी। यहाँ क्या ट्रांसफ़र होगा, एक वक्त पर अगर आपने एक सिक्योरिटी दे रखी है तो वही ट्रांसफ़र होगी डेट के साथ। अगर एक वक्त पर आपने दो जगह एक ही प्रॉपर्टी को रखा हुआ है ट्रांसफ़र के लिए, सॉरी सिक्योरिटी के ऊपर डेट के लिए, तो वो क्या है, वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसका एग्जांपल लेते हैं कि बी ने ए से कुछ डेट उधार ले रखे हैं अपनी क्या, अपने नेकलेस को
मतलब सिक्योरिटी के ऊपर रख कर, और वहीं आगे जाता है। वही नेकलेस को बी क्या करता है कि मैं तुझे 2 दिन बाद दे दूंगा ये वापस, ऐसा कुछ बोल के चलो ले गया, ठीक है। अब वो जाता है सी के पास और सी को वही नेकलेस दे देता है सिक्योरिटी के ऊपर, और उससे भी डेट्स वगैरह ले लेता है। तो इस केस के अंदर क्या है, अगर वो डेट आगे अपनी ट्रांसफ़र कर रहा है ना, तो उसकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो अब 2 जगह एक ही चीज़ की सिक्योरिटी उसने दे रखी है, तो वो नहीं ट्रांसफ़र होगी, उसकी सिक्योरिटी ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर वो क्या होता कि सिर्फ उसने ए को ही वो नेकलेस दिया होता, तो वो नेकलेस भी क्या होता, एज अ सिक्योरिटी डेट के साथ ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की सेक्शन 8, आगे क्या बात कर रहा है। वेयर द प्रॉपर्टी इज मनी और अदर प्रॉपर्टी yielding income, the interest or income thereof accruing after the transfer takes effect। अब इसके अंदर क्या होता है, आपने मान लो कोई एफडी वगैरह करवा रखी है, ठीक है। अब एफडी आप आगे ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो एफडी से जो मतलब आपको इंटरेस्ट आ रहा था, आपको ब्याज वगैरह मिल रहा था ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी उसके साथ ही क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एफडी तो ट्रांसफ़र कर दी और उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आप अपने पास रख रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पर बात मनी की हो रही है, तो उससे आने वाले जितने भी इंटरेस्ट वगैरह हैं, जो भी प्रॉफिट्स वगैरह, जो इंटरेस्ट, जो ब्याज वगैरह आ रहा है, वो भी आपको उसके साथ क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ये बातें बताई गई थी सेक्शन 8 के अंदर। सेक्शन 8 के अंदर कुछ ज़्यादा टफ बातें थी नहीं, सिर्फ जनरल सी बातें थी कि जब प्रॉपर्टी मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशंस नहीं लगाई गई हैं, तो उस वक्त प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ लीगल इंसिडेंट्स को इंक्लूड करती है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, उसके ट्रांसफ़र के वक्त ट्रांसफ़र के साथ ही ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी, उनको साथ में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो आगे का सेक्शन है वो सेक्शन है सेक्शन 9, जो बात कर रहा है ओरल ट्रांसफ़र की। ओरल ट्रांसफ़र क्या होते हैं, ऐसे ट्रांसफ़र जिनको क्या है, राइटिंग के अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 9 क्या बात करता है। अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच अ राइटिंग इज़ नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। वो बोल रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है वो बिना राइटिंग के भी वैलिड होगी। जो अगर आप किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वैलिड होगा, जहाँ पर कि क्या है कि लॉ ने एक्सप्रेसली रिक्वायर मतलब जब तक कि वो लॉ के थ्रू क्या है, आपको बता नहीं रखा कि इस चीज़ को क्या करना, राइटिंग के अंदर मतलब ट्रांसफ़र करना। राइटिंग के अंदर मतलब राइटिंग के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र। अगर वो नहीं लिखा हुआ है तो आप ओरली भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपका ओरल ट्रांसफ़र भी वैलिड होगा। अब हम देखते हैं ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको राइटिंग के अंदर रजिस्टर करवाना ज़रूरी है ट्रांसफ़र से पहले, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है। सबसे पहले तो गिफ्ट। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहे हो, तो सेक्शन 123 के अंदर गिफ्ट हम पढ़ेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो वो क्या है, आपको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, मतलब राइटिंग के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन उसकी करवानी ज़रूरी है, उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, फिर वो ट्रांसफ़र क्या होगा, वैलिड होगा। सेकंड बात कर रहा है सेल ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप 100 रुपये से ज़्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल कर रहे हो तो उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है, ठीक है। और आगे है लीज़, यानी ईयर टू ईयर मोर देन 1 ईयर अगर आप कोई लीज़ वगैरह कर रहे हो तो उसको भी क्या है, रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। राइटिंग के अंदर लिख कर ही ट्रांसफ़र होगा। ये बात सेक्शन 107 के अंदर हम जाकर पढ़ेंगे जब हम आगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट करेंगे, ठीक है। और फोर्थ में है सिंपल मॉर्टगेज। देखो मॉर्टगेज काफ़ी तरीके के होते हैं जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे। मॉर्टगेज के ऊपर एक स्पेशल चैप्टर दिया गया है सेक्शन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। तो जब हम मॉर्टगेज करेंगे तब हम देखेंगे कि कौन कौन से काइंड्स होते हैं मॉर्टगेज के। यहाँ सिर्फ हमें इतना ही समझना है कि अगर सिंपल मॉर्टगेज आप कर रहे हो और वो 100 रुपये से कम का है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन उसकी करवानी पड़ेगी। ट्रांसफ़र फिर ही वैलिड होगा जब आप उसको राइटिंग के अंदर करवाओगे, ठीक है। जो हमारी फिफ्थ है वो है अदर काइंड ऑफ मॉर्टगेज। सिंपल मॉर्टगेज को छोड़कर बाकी जितने भी काइंड्स के मॉर्टगेज हैं, अगर वो 100 रुपये से ज़्यादा के हैं, सिंपल मॉर्टगेज 100 रुपये से कम का था और अदर काइंड ऑफ मॉर्टगेज 100 रुपये से अगर ज़्यादा के हैं तो उनको भी क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा।
और सिक्स्थ पॉइंट हमारा है कि एक्सचेंज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर एक्सचेंज कर रहे हो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को, जो कि वैल्यू जिसकी 100 रुपीज़ से ज़्यादा की है, तो उसको भी क्या करवाना पड़ेगा आपको, राइटिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन उसकी कंपलसरी है। ट्रांसफ़र इज़ वॉइड विदाउट रजिस्ट्रेशन। अगर आप क्या कर रहे हो, इन जो छः चीज़ प्रॉपर्टीज़ बता रखी हैं कि जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अगर आप उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो और और कर देते हो, क्या ट्रांसफ़र कर देते हो, तो वो क्या हो जाएंगे, वो ट्रांसफ़र्स वॉइड होंगे, वो वैलिड नहीं होंगे। ये कुछ एडिशनल चीज़ें थी जो हमने सेक्शन 9 के अंदर पढ़ ली। बेसिकली सेक्शन 9 यही बात कर रहा था कि जो लॉ ने एक्सप्रेसली नहीं बताया हुआ है कि यहाँ उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, तो आप क्या है, ऑरली भी उस प्रॉपर्टी को कर सकते हो ट्रांसफ़र। यही था सेक्शन 9। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हमने देखा सबसे पहले सेक्शन 7, फिर सेक्शन 8 देखा, और फिर हमने सेक्शन 9 के बारे में बात की। सेक्शन 7 के अंदर हमने देखा था कि कौन कॉम्पिटेंट है ट्रांसफ़र करने के लिए, और सेक्शन 8 ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र की बात करता था, और सेक्शन 9 था ओरल ट्रांसफ़र, कि ओरल ट्रांसफ़र वैलिड होते हैं जब तक कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ये बताया ना गया हो लॉ के अंदर, तब तक वो सारे ट्रांसफ़र्स कैसे हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन से हम उनकी एक एक सेक्शन की डिटेल एक एक सेक्शन को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सेक्शंस के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शिक्षा चैम्बर। बाय बाय गाइस, टेक केयर।